जनवरी 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखो फिर। दूसरा पैटर्न को पहले बताना है। इससे पूरा समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आए हो। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं बहुत पढ़ कर आए हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है ये बताओ पहले। का समांतर माध्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमको यहां पर दो राशियां मिला है। पहले राशि को हम मानते हैं x, दूसरे राशि को मानते हैं y। सॉरी, पहले राशि को अब x और y मान सकते हैं, लेकिन x और y दिया हुआ है तो पहले राशि को मानेंगे a और दूसरे राशि को मानेंगे b। तो a बराबर x का वर्ग धन 3xy, b बराबर y का वर्ग ऋण 3xy। पहले वाले को a मान लिए, दूसरे वाले को b मान लिए। एक खाली स्थान में भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। x का वर्ग धन 3xy और y का वर्ग ऋण 3xy, इसका समांतर माध्य खाली स्थान होगा। तो आपको ये सब हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप हल करने का काम करेंगे रफ में, और रफ से आपको जो आंसर मिलेगा डायरेक्टली खाली स्थान में आप वो लिखेंगे। हो सकता है ऑप्शन के रूप में भी मिल जाए, या हो सकता है सत्य असत्य के रूप में भी मिल जाए। जनरली 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन हम बनाते हैं ना, उसको 1 नंबर में भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 नंबर में ही आए, 1 नंबर में भी दे देंगे इसको। ठीक, तो इसके समांतर माध्य जब हमको a और b मिला है तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, a धन b बटा 2 होता है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं रे? चलो देखते हैं। a का मान रखो यहां पर से x का वर्ग धन 3xy प्लस, ये फार्मूला का प्लस ना। b का मान टोटल रखिए, y का वर्ग ऋण 3xy, और इसके बटा में क्या आ जाएगा 2। अब हमको ये 3xy माइनस दिख रहा है, 3xy प्लस कट गया, क्या बचा यहाँ पर का x का वर्ग धन y का वर्ग बटा में 2। ये रहेगा हमारा आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का आएगा। यदि प्रश्न के रूप में आए तो, वरना ऑप्शन के रूप में दे सकता है 1 नंबर का। ठीक, अब आपको इसी प्रश्न का कौन सा क्वेश्चन बताना था, 5वां। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके प्रोसेस को अच्छे से समझ लो आप लोग। टाइम पास टाइप का अध्याय 4 को मत निकालो, बार बार कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया पहले बताइए। ऋण 4 व 10 के बीच कितना माध्य पद निवेश करना है, 6 माध्य पद निवेश करना है। यही है प्रश्न ना। तो आप पहले बनाएंगे इसके लिए समांतर श्रेणी। ऋण 4 और 10, इन दोनों के बीच में कितना पद निवेश करना है, 6। बीच में जो पद निवेश करते हैं उसको हम किससे दर्शाते हैं बताओ। बीच में जो A1, A2, A3, लेकिन स्मॉल की कैपिटल, दोनों में मैं फर्क बताया था। स्मॉल की बात आए तो श्रेणी का पहला पद, और जब कैपिटल की बात आएगा तो माध्य पद का पहला पद। और माध्य पद का पहला पद जो होता है वो श्रेणी का दूसरा पद होता है, याद होगा तो शुरुआत हमारा पहला माध्य पद कितने पद निवेश करना बोले हैं, 6। तो ये आ गया A1 कैपिटल में रहेगा ये ना, और A2, A3, A4, A5 और A6। तो हमको श्रेणी जैसे मिला तो हम प्रथम पद प्राप्त कर लेंगे। प्रथम पद A का मान क्या प्राप्त होगा बताइए, -4। अब सार्वांतर हमारे दिमाग में चलता है, लेकिन सार्वांतर प्राप्त करने के लिए लगातार 2 पद मिलना चाहिए। लगातार 2 पद के लिए आप -4 के पास जाते हैं तो उसके आगे वाले पद को देखते हैं तो ये भी खाली है। यदि हम 10 के पास जाते हैं
तो 10 के पीछे वाले पद को देखते हैं तो ये भी खाली है, मतलब हम यहां पर से सार्वधातुक का मान नहीं निकाल सकते। अब बात आता है पदों की संख्या। तो बीच में पदों की संख्या हमने देखा कितना है 6, और पहले और अंतिम में 2 और खड़े हुए हैं तो वो 2 और बीच का 6, टोटल कितना हो गया 8। तो आप उसको सीधा 8 नहीं लिखते हो, कैसे लिखते देखो, पदों की संख्या n बराबर बीच में पदों की संख्या 6, पहले अंतिम मिला के 2, 6 और 2 मिला के 8, नहीं आया। अब हमने पदों की संख्या प्राप्त कर लिया, लेकिन मेन टारगेट हमारा एक और बच गया, वो क्या, सर्वांतर डी। तो आप श्रेणी को देखते हो तो श्रेणी में अंतिम में हमको क्या दिखाई दे रहा है 10, अंतिम में जो दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं श्रेणी का अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद। अब अंतिम पद मतलब सूत्र हमको मिल जाता है अंतिम पद का a प्लस, वेरी गुड, अंतिम पद बराबर कितना दिया हुआ है हमको 10, और अंतिम पद का सूत्र हो गया a प्लस n माइनस 1 बराबर 10। अब सबका मान रखते जाते हैं, a का मान देखिए प्लस n का मान देखिए माइनस 1 इंटू डी का मान पता नहीं है, तो बराबर में क्या आ जाएगा 10। डी का मान ही तो निकालना है हमको ना, ये -4 उधर जाके हो जाएगा +4। क्या करो समझना बात, माइनस वाले को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 8 में 1 घटाएंगे तो डी, 7d बराबर 10 धन 4, 10 4 14, 7 प्लस गुना सीधे जाके क्या करेगा भाग। डी के साथ 7 क्या कर रहा है, आप प्रोसेस को ना पक्षांतरण करने के टाइम भी देखना, जनरली क्या होता है पता है, मान लो -7 ऐसे हो जाता तो आपके दिमाग क्या कहता है पता है, 7 इधर क्या है माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। हम ये सोचते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 7 को हम किस दृष्टिकोण से हम पक्षांतरण कर रहे हैं, माइनस से प्लस वाले के हिसाब से कि गुणा से भाग वाले के हिसाब से, बल्कि इसका चिन्ह माइनस है, लेकिन डी के अपेक्षा हम डी के साथ 7 क्या कर रहा है, तो वो उधर जाके क्या करेगा भाग। ऐसा नहीं कि माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, नहीं आया समझ में बात। एक्चुअल में हम इसको डी के साथ संबंध देखते हैं कि डी के साथ ऋण 7 क्या कर रहा है, प्लस है माइनस है गुणा है कि भाग, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है गुणा, तो ये इधर जाके क्या करेगा भाग। तो ये हमको मिल जाएगा डी बराबर 14 के बटा में ऋण 7, अच्छा सॉरी ऋण नहीं था ना, ठीक, केवल क्या आ जाएगा 7। मान लो माइनस में रहता तो माइनस के सहित आता, ये माइनस के सहित मतलब गुणा से क्या करता, माइनस वाला इधर आके भाग ही करता, प्लस मत करना, है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ जाया रहता है माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग और वर्ग का, वेरी गुड। तो ये 7 गुना से क्या कर दिया भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो d बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा क्या 2, 2 बटा 1 मतलब केवल 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब यदि आपको d और किसका मान प्राप्त हो गया a का, तो श्रेणी का कोई भी पद आपको निकालने के लिए बोलेंगे। अब देखना हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो आपने एकदम डिटेल में बनाया ना, उसको आप कैसे थोड़ा शॉर्टली बनाते हैं उसको समझना, ठीक है। हमको क्या प्राप्त करना है a1, तो a1 जो होता है श्रेणी का दूसरा पद होता है, तब वो डिटेल में मत जाओ। अब आप क्या लिखना है, a1 बराबर a प्लस 1d, पहला माध्य पद मतलब 1d, दूसरा माध्य पद मतलब 2d, तीसरा माध्य पद मतलब 3d। आप माध्य पद से फार्मूला को थोड़ा दिमाग में रखो, जितना माध्य पद उतना ही d, nवां माध्य पद nd, n माइनस 1वां माध्य पद रहेगा तो n माइनस 1d, जो आपने उदाहरण में बनाया था, जो 2 और 40 के मध्य में n माइनस 1d है, ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग बनाए, n माइनस 1वां माध्य पद, ऐसा वाला एक क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तो उन सब बातों को थोड़ा ध्यान दो, तो आपको यहां पर और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे मान रखो। चलो a का मान देखिए कितना रखा है -4 प्लस 1, d का मान क्या प्राप्त किए 2, 2 एकम -4 धन 2 क्या
माइनस, कंफर्म है? अब -4 धन 2 होगा ना, 2 एकम 2, ऋण 4 धन 2 क्या हो जाएगा? ऋण 2। मैं आपको एकदम डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूं, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए, A2 का सूत्र क्या होगा, चलिए बताइए। वेरी गुड, A प्लस 2D, A का मान ऋण 4 धन फार्मूला यहां पर कर दो, और माइनस D का मान क्या हो जाएगा? माइनस नहीं, D का मान क्या हो जाएगा? केवल 2, ऋण 4, 2 दूनी 4, ऋण 4 धन 4 क्या हो जाएगा? 0। अब कई लोग इसको सोचेंगे -0, 0 माइनस में हो चाहे प्लस में हो, 0 0 है, तो उसमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब हमको क्या प्राप्त करना है? A3 का सूत्र बताओ। A प्लस 3D बराबर -4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। नहीं आया? नेक्स्ट A4 का सूत्र बताइए, करुणा। A3 का जैसे फार्मूला लगाया वैसे A4 का फार्मूला लगा, चल। नहीं आ रहा है? मयंक बोल। वेरी गुड, A प्लस 4D। अब नेक्स्ट क्या होना है? A का मान -4, प्लस का प्लस, 4 का 4, D का मान 2। अब ऋण 4, 2 चौक धन 8 बराबर में कितना आ जाएगा? 4। अब बताओ A5 का मान कितना होगा? करुणा, A5 का मान बता चल। A प्लस, तू है करुणा? हाँ, क्षेत्रपाल। अच्छा, चंद्रकांत है। चलेगा, देखा। A का मान रख दीजिए -4, 5 गुना 2, ऋण 4, 5 दूनी 10 बराबर में कितना आ गया? 6। अब क्या निकालेंगे हम? A प्लस 6D बराबर -4 धन 6 गुना 2 बराबर में ऋण 4 धन 12 बराबर में 8। इतना तक करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता। अंत में आपको एक लाइन लिखना होता है, अतः श्रेणी या समांतर श्रेणी। शुरुआत यहां से करो, ऋण 4, ऋण 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 है या होगा, ये हो जाएगा हमारा। ये प्रश्न समझ में आया है? आपको ना ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार का यदि आप मान निकाल लेंगे ना तो बाकी सबका आपको ऐसी आइडिया हो जाएगा। और ज्यादा है तो आप और शॉर्टली निकाल सकते हो। कैसे? A1 का मान निकला कितना? ऋण 2। अब श्रेणी को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? श्रेणी को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? कौन? सर्वांतर करता है ना। अब सर्वांतर को जोड़ते जाएंगे हम तो अगला पद मिलते जाएगा। देखो, ऋण 2 में जोड़ दो कितना? धन 2, कितना आएगा? 0। 0 में जोड़ दो 2, कितना आएगा? 2। फिर 2 में जोड़ दो 2, श्रेणी आगे बढ़ रहा है। तो आपके पास यदि टाइम एकदम कम है तो पहला पद निकाल के आगे के पद को +2 करके निकाल सकते हो, मतलब सर्वांतर को जोड़कर। क्योंकि सर्वांतर क्या करता है? श्रेणी को आगे और पीछे करने का काम करता है। यदि हम जोड़ेंगे तो श्रेणी आगे बढ़ेगा, यदि हम घटाएंगे तो श्रेणी पीछे होगा। इतना तो पता है ना। तो सर्वांतर मिल गया तो आप श्रेणी को आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़े, लिखना है इसको तो मांग लेना किसी से कॉपी। युक्ति, कॉपी दे देना उसको। कॉपी नहीं मतलब दिखा देना। वैसे भी समझ में आ गया तो लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से क्वेश्चन को और पूछना है? मैं बोला था ना ढूंढ के लाना है करके, आप ढूंढ रहे हैं बैठे बैठे।
उदाहरण 7 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? 7 और 49 के मध्य, 7 और 49 के मध्य नहीं, 7 और 49 के मध्य में n पद है। यदि श्रेणी के चौथे और n-1वें पद का अनुपात 5:4 है ना? पांचवें पद और n-1वें पद, n-2वें पद है। अरे यार इतना भी ज्ञाता नहीं हो आप लोग, एकदम परीक्षा ले रहे हो ऐसे देखते रहते हो। हाँ सर सही बोल रहे हैं, मतलब इतना भी याद नहीं रहता, कभी बता दिया करो गलत हो जाता है तो कितना है? पांचवें और n-1वें पद का अनुपात कितना दिया है? 5:4। तो n का मान ज्ञात करो। शुरू करें। आपको पहले बना लेना फिर से सारणी। दूसरा कहीं कौन सा क्वेश्चन है ये? 8वां। शुरू से अंतिम तक ध्यान देना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बना लेना है पहले सारणी। किनके किनके बीच में लेना है? 7 और 49। ये आ गया 7 और एक आ गया 49। कितना पद निरस्त करना है बीच में? n पद। कितना पद? तो आप क्या लिखते हो? a1 a2 an लिख दिए। बताइए आप इससे क्या क्या प्राप्त कर सकते हो? पहला काम, वेरी गुड, क्या प्राप्त कर लेंगे? a का मान कितना मिला? 7। दूसरा, पदों की संख्या, पदों की n बराबर 2 बस नहीं, बीच में कितना पद है? n। पहला और अंतिम में कितना पद है? 2। टोटल कितना हो गया? n धन, जैसे अभी बनाए थे बीच में कितना पद था? 6। पहला और अंतिम का 2, 6 धन 2। यहां पर बीच में कितना पद है? n। तो n धन 2। अब हम निकालेंगे अंतिम पद। बताइए कितना दिया अंतिम पद? कितना दिया है? 49। अंतिम पद का सूत्र लगाइए, a प्लस बराबर 49। a का मान धन, n का मान, n का मान n धन 2 माइनस 1 इंटू d बराबर 49। किसी को मेरे हिंदी इंग्लिश से बहुत दिक्कत रहता है। 7 प्लस है, इधर आगे क्या होता है? इधर अंदर में क्या बचेगा? क्वेश्चन के अंदर में बताओ रे। n प्लस 1 पक्का? प्लस 1 क्यों रहा? समझ आ रहा है? ये केवल इस पर +2 -1 का मान हो जाएगा +1। 7 प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो इंटू में d बराबर 49 माइनस, आप देखिए 49 में 7 घटाएंगे तो 42। d के साथ ये क्या कर रहा है? उसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या करेगा? तो d बराबर 42 बटा n धन a। अब मेन काम आता है हमारा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में आपको जो कंडीशन दिया उसको फॉलो करना है। श्रेणी का 5वां पद अनुपात श्रेणी के n-1वां पद, दोनों का अनुपात क्या दिया है? 5:4। अब यदि बोल देते श्रेणी के बीच का ऐसा करके, मतलब 7 और 49 के बीच का 5वां पद ऐसा करके, तो आप क्या करते मुझे बताओ? A5 जो है ना वो कैपिटल में बन जाता। अब दोनों में क्या फर्क है उसको सुनो। मान लो हमने लिखा A5 और हमने लिखा A5, दोनों में कौन सा अंतर है मुझे बताओ? अच्छा, एक तो बड़े दिखा था, एक तो छोटे दिखा, बस। ये श्रेणी का 5वां पद ही है, लेकिन ये श्रेणी का 6वां पद है। ये दोनों में फर्क है। माध्य पद किसी के बीच में आता है तो जिस नंबर पे है उससे एक एक्स्ट्रा रहता है एक्चुअल में। मान लो यदि मैं इस A2 की बात करूं, A2 श्रेणी का तीसरा पद है, श्रेणी का तीसरा, लेकिन माध्य में कौन सा पद? दूसरा। यही फर्क रहता है। इसलिए माध्य पद को जब हम दर्शाते हैं ना तो उसको कैपिटल से दर्शाते हैं और
श्रेणी के पद को दर्शाते हैं तो स्मॉल से। ये एकदम छोटी छोटी बात है जिसको आप लोगों को एकदम ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में फर्क क्या है, यदि हम इसकी बात करें ना तो हमको फार्मूला में मिलेगा a प्लस 4d, a प्लस 4d, क्योंकि श्रेणी का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो 5 माइनस 1 करेंगे, 5 माइनस 1 मतलब 4d। लेकिन जब इसके लिए बात करेंगे तो अभी क्या बताया था, जितना यहां पर संख्या उतना ही d, मतलब ये क्या हो जाएगा a प्लस 5d। अब दोनों में फर्क समझ में आया। आपको ये श्रेणी का पांचवा पद जो है 4d देगा, क्योंकि एक कम होता है n माइनस 1 के कारण, और ये श्रेणी का कौन सा पद है, एक्चुअल में छठवां पद है। तो छठवां पद मतलब a प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 मतलब 5d। समझ आ गया इतना बात। अब आपको ये फार्मूला लगाना है, इसमें कैपिटल वाला कि स्मॉल वाला है, ये स्मॉल वाला है ना। तो जितना यहां पर संख्या है उससे कितना, एक कम d, तो अनुपात मतलब क्या होता है, बटा। तो a5 अपॉन an माइनस 1 बराबर 5/4। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है फार्मूला। चलिए बताइए इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला बताओ क्या होगा। वेरी गुड, a धन 5 माइनस 1 इंटू में d बटा। अब इसका सूत्र आपको बताना है, वेरी गुड, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर में 5/4। नहीं है, क्यों 2 बार माइनस 1 आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ो, अभी रहने दो इसको। a धन 4d बटा a धन, इसको बताओ क्या होगा, n माइनस 2 इंटू d इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, गुणा कर चलो, इसका गुणा इससे साथ करो, इसका गुणा इससे साथ करो। 4a धन 16d बराबर 5a धन 5 क्वेश्चन में n माइनस 1 इंटू d, सॉरी n माइनस 2। अब आप ध्यान दो, d वाले को हम रखते हैं एक साइड, जिसमें d नहीं है उसको एक साइड, मतलब ये वाला को ले जाएंगे उधर और इस वाले को ले जाएंगे इधर। समझिए क्या होगा, 16d माइनस 5 n माइनस 2d इज इक्वल टू 5a माइनस 4a। 4a प्लस से माइनस, ये वाला टोटल प्लस इधर आके माइनस। अब यहां पर हम क्या किए थे, याद करो, वेरी गुड, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, d। बताइए क्या बचेगा फिर, 16 माइनस 5n माइनस 10, 5 दूनी 10, नहीं माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, और बराबर में 5 में 4 घटा तो केवल a। अब मान रखिए, चलिए d का मान, वेरी गुड, 42 बटा n धन a, 16 और 10 जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा, 16 में 10 जुड़ेंगे तो 26 माइनस 5n बराबर में a का मान रखिए, a का मान कितना है 7, इसको ले जाइए ऊपर और 42 को अंदर गुणा करिए। चलो एक लाइन लिख दो, 42 क्वेश्चन में 26 माइनस 5n बराबर 7 क्वेश्चन में n धन a। 42 को गुणा करते हैं, 26 दूनी 52 का 2 बजे कितना, 26 चौक 104 में हासिल कितना बचा था 5, 104 और 5 109 माइनस का हो गया माइनस, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 और 1 21, n बराबर 7n हो गया। अब इसको ले जाइए उधर, इसको ले जाइए इधर, क्या होगा बताओ, 1092
-7 बराबर 7n धन 210n। अब क्या होगा? 92 में घटाइए 7, 1085 बराबर क्या? 217n। तो n का मान निकालना है, क्या होगा? 1085 बटा में 217 बराबर में n। 217 एकाउंट 217 पंचे 1085, n बराबर कितना आ गया? 5। ये रहेगा हमारा आंसर। पहाड़ा याद है कि नहीं है? नहीं है तो याद कर लेना। और बताओ, ये बड़ा ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपको जो क्वेश्चन है ना, वो नॉर्मली -78 78 वाला है, -78 वाला। माइनस कितने पदों का योगफल -78 होगा? ऐसा कुछ होगा ना, देखना। माइनस नहीं, केवल 78 है। वो क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें संख्या एकदम छोटा रहता है, उसको हम आराम से सोच सकते हैं। 17 आता है, याद करो 17 आता है, फिर योगफल हमारा होना चाहिए कितना? 17, और गुणा करने पर आना चाहिए 51। याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन? उसको बताऊं, वो नॉर्मल से वर्ग समीकरण बनाता है। एकदम बड़ा संख्या जो 598 वाला था, जिसमें हमने अंतर सोचा था 26 - 23 अंतर सोचे थे। हर्षी तू सोची थी, याद कर। गुणा करने पर कितना आया था? 598। याद आ रहा है? वो क्वेश्चन आता है, सॉरी वो क्वेश्चन नहीं आता जिसमें बड़ी बड़ी संख्याएं दिया हो। ठीक है, एग्जाम के टाइम एक बात हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन एकदम परेशान करे वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मतलब बोर्ड का ये रूल है कि हर एक बच्चे से क्वेश्चन बने एवरेज। कुछ क्वेश्चन जो रहता है वो सरल रहेगा, एकदम सरल। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन, और कुछ क्वेश्चन उससे कठिन। एकदम कठिन वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं, गारंटीड है। आप लोग प्रीवियस ईयर पे उठाएंगे जब क्वेश्चन ना, तो सब समझ में आ जाएगा। आपको मैं सेंड करूंगा क्वेश्चन PDF। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं, जब कोर्स हो जाएगा आधा से ज्यादा तब। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख ले। दूसरा नहीं, तीसरा को शॉर्टली बता रहा हूं। उसको देखो, श्रेणी दिया है। श्रेणी क्या दिया बताओ? 24, 20, 21 के कितने पदों का योग? कितने पदों का योग मतलब हमको निकालना है n का मान। कितना होगा बोला है? 78। अब इसको n का मान लेके मत चले जाना, क्योंकि दिमाग में एक चीज बिठा ले जाते हो कि n का मान वही होता है जो अंतिम में दिया है। 78 पदों का योग यदि बोले, 78 पदों का योग, तब आप n का मान क्या लेके चलेंगे? 78। लेकिन कितने पदों का योग 78 है ऐसा बोल दिया है, मतलब आपका टारगेट कौन है? n। और एक बताओ, जब हमको प्रश्न मिलता है ना 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा के आते पता है? an का। और देखना ये गलती आप लोगों से भी हो जाएगा। तो 20 पदों का योगफल बोलेंगे तो वहां पर कौन सा लगेगा? s है, न कि n। 20वां पद ज्ञात करो बोलेंगे तो क्या निकालना है? an। दोनों बातों को ध्यान दे रहना। चलो, अब इसमें से हम क्या क्या चीजें प्राप्त कर सकते हैं? a कितना? 24, b 21 - 24 बराबर है -3। n का मान हमको क्या करना है? 11। क्योंकि माना करके लिखना, माना sn बराबर हमको क्या मिला है? 78। और sn का सूत्र लगाना है कब के लिए? जब हमको प्रथम पद और सर्वांतर मिला है तब। बताओ प्रथम पद और सर्वांतर वाला के फॉर्मूला क्या है? n/2 2a + n - 1 × d बराबर में 78। मान रखो, n का मान पता है क्या? 2 इधर क्या कर रहा है? भाग कर गया, क्या करेगा? गुणा। समझिए, आप इसको पक्षांतरण कर दिया। 2 a का मान प्लस n का मान पता है क्या? d का मान -3। 78 के गुणा में कितना आ जाएगा? 2। चलिए, n 24 दूनी, हाँ 24 दूनी 48। माइनस प्लस गुणा माइनस, क्या करूं बात समझना, माइनस प्लस गुणा माइनस 3n, माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 बराबर 2 अट्ठे 16 156। वेरी गुड।
अब इसको हल करिए, n का n हो गया 51 ऋण 3n बराबर में 156, अंदर गुणा करिए 51n, देखो आ गया, माइनस 3n का वर्ग माइनस 156 बराबर में 0। अब वर्ग वाला माइनस है, प्लस करना है, क्या करते हैं, पूरे के चिन्ह को बदलेंगे, पूरे के चिन्ह को क्या करेंगे, रीजन, या ये समझ के चलिए कि आप सबको इधर पक्षांतरण कर रहे हो, दोनों सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, 3n का वर्ग ऋण 51n ऋण का धन 156 बराबर 0। अब इसमें से कुछ कॉमन निकाले थे, याद करो, 3 क्या बचा, n का वर्ग ऋण 17n धन, 3 जब कॉमन निकलता है तो 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 बराबर में 0। 3 गुणा से क्या करेगा, भाग, क्या बचा, n का वर्ग ऋण 17n धन 52 बराबर में 0। अब मुझे बताओ, ये 17 के लिए हमने क्या सोचा था, जोड़ने पर आना चाहिए 17 और गुणा करने पर आना चाहिए 52, बताओ, योगफल 17 गुणा करने पर 52, 13 धन 4, बाहर में क्या बचा है, n धन 52 बराबर में 0। हल करिए, n का वर्ग ऋण 13n कहां से आ रहा है, अंदर गुणा हो रहा है, माइनस प्लस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस 4n धन 52 बराबर में 0। कॉमन निकालो इसमें से, क्या बचा, n माइनस 13, ऋण 4 निकला, n माइनस 13 बराबर 0। तो n माइनस 13 एक बार और n माइनस 4 एक बार बराबर में 0। तो n माइनस 13 बराबर भी 0 और n माइनस 4 बराबर भी 0। n का मान, n का मान, अब आपको यहां पर एक चीज बताया था, n का मान यदि निगेटिव आया या बटा के रूप में आया तो आप उसको हल नहीं करेंगे, मतलब वो n का मान नहीं होगा। यदि दोनों पॉजिटिव आ गया तो आप दोनों मान को लेकर चलेंगे, n बराबर 13 और n बराबर 4। ये इजीली है, एकदम इजी सोच सकते हैं इसको, ऐसा क्वेश्चन सरल तरीका वाला आ सकता है, बड़ा वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब आप लोग प्रश्नावली 3 के बाकी सब क्वेश्चंस को एक बार देख के आना, अच्छे से पढ़ के आना, प्रश्नावली के अलावा उदाहरण का भी, क्योंकि आगे जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 13, 14, 15, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे 0 से 200 के मध्य, 0 से 200 के मध्य विषम संख्याओं का योग, 0 से 50 के मध्य विषम संख्याओं का योग, 100 से 200 के मध्य 3 के गुणजों का योग, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और S1 S2 S3 वाला नहीं पढ़े, अरे वो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको पढ़ना है आपको। 15, 13, 14, 15 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और बाकी सबको फिर छोड़ दो। और आप लोग यदि उस पर मेहनत करोगे तभी बस आपको समझ में आएगा किसको पढ़ना है किसको नहीं, ठीक है, वरना बस ऐसे टुकु टुकु देखते रहना। आज के लिए इतना ही करिए।